हाय गाइस, स्वागत है आज आपका अपने चैनल एचपीएस मेंस प्रिपरेशन में। आज से हम बायोलॉजी की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बायोलॉजी से रिलेटेड सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को चैप्टर वाइज कवर करेंगे और चैप्टर के एंड में आपको उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज़ सेल। तो चलिए सेल की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सेल जो है वो हमारी लाइफ का बेसिक फंडामेंटल यूनिट है। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को सबसे छोटे आधार पे बांटते हैं तो जो उसका सबसे छोटा कंपोनेंट होगा दैट इज लिविंग, वो होगा सेल। इट मीन्स सेल इज द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट लिविंग कंपोनेंट दैट एग्जिस्ट। तो चलिए अब हम सेल की डेफिनेशन देख लेते हैं कि सेल को डिफाइन कैसे करेंगे। A cell is defined as the smallest basic unit of life that is responsible for all the living processes. जो सेल है उसको हम सबसे छोटे आधारभूत इकाई के रूप में देख सकते हैं, जो कि हमारी लाइफ में हो रही हर एक प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो चलिए अब हम सेल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि सेल होता कैसा है और उसके अंदर क्या क्या है और कैसे दिखता है। तो देखिए यहाँ पे आपको सेल का एक डायग्राम दिखाया गया है और उसमें उसके वेरियस पार्ट्स को दिखाया गया है। तो सेल का जो मेन पार्ट होता है वो होता है उसका न्यूक्लियस। सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है उसका डीएनए। और यहाँ पे आपको दिखाया गया है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में एक फ्लूइड होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन दिखाई गई है। जैसे किसी फ्रूट का एक छिलका होता है, सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल वैसा काम करती है। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है साइटोप्लाज्म। बाकी जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे कि लाइसोसोम्स है जो कि सुसाइडल बैग्स के नाम से भी जाने जाते हैं, और माइट्रोकॉन्ड्रिया दैट इज पावर हाउस ऑफ द सेल, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, वो सब के सब साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड होते हैं। और साइटोप्लाज्म जो है वो सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर पाया जाता है। तो चलिए सेल को हम थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। सेल्स आर द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ दी ऑल लिविंग बींग्स। ये तो हमने ऊपर भी पढ़ा है कि जो सेल है वो हमारे सभी लिविंग बींग्स का स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट है। अ सेल कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ। जो सेल है वो अपने आप रेप्लिकेट हो सकता है, मतलब स्वतंत्रता पूर्वक एक सेल से दूसरे सेल का निर्माण हो सकता है। इसीलिए सेल को हमारी लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। Hence, they are known as the building blocks of life. Each cell contain a fluid called cytoplasm. जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, विच इज़ एनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन उसके अंदर एनक्लोज्ड होता है। साइटोप्लाज्म में सेवरल बायोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स पाए जाते हैं और सेल ऑर्गेनेलीज भी पाई जाती है। सेल ऑर्गेनेलीज जैसे कि राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दीज आर नोन एज सेल ऑर्गेनीज। वो सारी की सारी साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड होती है, जो कि मैंने आपसे ऊपर भी डिस्कस करा था। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि सेल की डिस्कवरी कब, कहाँ, कैसे हुई और किसने की। तो सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1665 में की। रॉबर्ट हुक ने पेड़ की छाल पे एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप से एक स्ट्रक्चर पाया, जो कि स्ट्रक्चर स्मॉल रूम्स की तरह दिखता था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्मॉल रूम्स है, रूम्स को लैटिन भाषा में सेला कहा जाता है, और इसी वजह से रॉबर्ट हुक ने उन स्ट्रक्चर्स को सेल्स का नाम दिया। However, his compound microscope has limited magnification. जो उनकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप थी उसकी जो मैग्नीफिकेशन थी वो लिमिटेड थी। उस टाइम इतनी हायर मैग्नीफिकेशन की माइक्रोस्कोप नहीं होती थी। इसीलिए क्या हुआ, वो जो सेल का स्ट्रक्चर है डिटेल में नहीं देख पाए, जिसकी वजह से उन्हें लगा कि सेल्स आर नॉन लिविंग एंटिटीज़। जो सेल है वो नॉन लिविंग है, वो लिविंग नहीं है। लेकिन आज हम जानते हैं कि सेल लिविंग है। तो किसने बताया था?
एंटोन वॉन लीवनहुक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक हायर मैग्नीफिकेशन वाली कंपाउंड माइक्रोस्कोप से सेल का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया। जब उन्होंने वो स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि सेल एग्जिबिट सम मूवमेंट्स, उनमें मोटाइलिटी है, वो मोटाइल हैं, मीन्स दीज आर लिविंग, उनमें मूवमेंट हो रही है मतलब वो लिविंग है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट ही कंक्लूडेड दैट सेल्स आर अलाइव, तो उन्होंने बताया कि सेल्स जो हैं वो जिंदा हैं। अब देखते हैं जो सेल का न्यूक्लियस है। मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि सेल का न्यूक्लियस उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट क्यों है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। सेल के न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने 1883 में की थी। रॉबर्ट ब्राउन एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट थे जिन्होंने सेल का इनसाइड स्ट्रक्चर सबसे पहले देखा था। तो उन्होंने ऑर्चिड सेल में न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। सेल्स को हम किस तरीके से देख सकते हैं? सेल्स आर सिमिलर टू द फैक्ट्रीज with different labors and departments that work towards a common objective. Various types of cells perform different functions based on their cellular structure. अब सेल को हम एक फैक्ट्री में काम कर रहे अलग अलग वर्कर्स के रूप में देख सकते हैं जो दिखने में अलग अलग है, जिनके काम अलग अलग हैं, लेकिन उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो एक ही है। अलग अलग टाइप के जो सेल्स हैं वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनके सेलुलर स्ट्रक्चर के बेस पर हम सेल्स को टू मेन टाइप्स में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो वो टू टाइप्स कौन कौन से हैं? प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब इनके बीच में क्या डिफरेंस है और ये कैसे होते हैं ये हम आगे एक टेबल में आपको दिखाएंगे। तो देखिए, इस टेबल में एक्सप्लेन किया गया है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स सेल कैसे होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रोकैरियोट सेल कौन से ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं और यूकैरियोट सेल कौन से ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। तो हमारे जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 किंगडम में क्लासीफाई किए गए हैं, जो हम किसी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो जो मोनेरा किंगडम है उसमें यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे पाए जाते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स में आते हैं। और प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, जितने भी बचे 4 किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनमें यूकैरियोट्स टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। अब जान लेते हैं प्रोकैरियोट्स का मीनिंग और यूकैरियोट्स का मीनिंग। प्रो का मतलब होता है बिफोर, यू का मतलब होता है आफ्टर, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। जो ऑर्गेनिजम्स धरती पे पहले आए हैं और जिनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है उनको कहा जाता है प्रोकैरियोट्स। जो ऑर्गेनिज्म जिनका एवोल्यूशन लेट हुआ है उनको कहा जाता है यूकैरियोट्स यानी आफ्टर। अब इनका एवोल्यूशन कब हुआ? 3.5 बिलियन ईयर एगो प्रोकैरियोट्स धरती पे आए थे और 1.5 बिलियन ईयर एगो यूकैरियोट्स धरती पे आए थे। अब देख लेते हैं कौन से यूनिसेलुलर हैं कौन से मल्टीसेलुलर हैं। प्रोकैरियोट्स जो हैं वो यूनिसेलुलर हैं, यानी इनका स्ट्रक्चर लेस कम्प्लेक्स है। अब दिखती सी बात है कि जो प्रोकैरियोट सेल हैं उनमें सिर्फ यूनिसेलुलर है, मतलब उनमें सिर्फ एक सेल पाया जाता है, इसीलिए उनका स्ट्रक्चर लेस कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन जो यूकैरियोट्स हैं जैसे ह्यूमन बॉडी के सेल हैं, एनिमल सेल्स हैं, प्लांट सेल हैं, दे आर मल्टी सेलुलर एंड हैव मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। सेल वॉल, जो सेल वॉल है वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है जो कि प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है, और यूकैरियोट्स में फंजाई में काइटिन और प्लांट्स में सेलुलोज की सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन एनिमल्स में कोई सेल वॉल नहीं होती है। ऑर्गेनेलिज, अब प्रोकैरियोट्स का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है तो उनमें कोई ऑर्गेनेलिज नहीं पाई जाती, बट यूकैरियोट्स हैव मैनी डिफरेंट वन विद स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। अब यूकैरियोट्स में बहुत सारी डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनेलिज हैं जो कि स्पेशल फंक्शन होते हैं उनके किसी स्पेशल काम को करने के लिए। जैसे राइबोसोम से उनका फंक्शन अलग है, लाइसोसोम से उनका फंक्शन अलग है। अब मेटाबॉलिज्म देख लेते हैं।
प्रोकैरियोट्स एनारोबिक और एरोबिक हैं, मतलब उनका मेटाबॉलिज्म डाइवर्स है, वो किसी भी डाइवर्स से डाइवर्स कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। बट यूकैरियोट्स आर मोस्टली एरोबिक, उनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। जेनेटिक मटेरियल, यूकैरियोट्स का जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो कम्प्लेक्स है। Complex chromosome usually in pairs, each with a single double-stranded DNA molecule and associated proteins contained in a nucleus. जो यूकैरियोट्स हैं उनका जो क्रोमोसोम, उनमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। उसमें क्रोमोसोम होते हैं जो कि पेयर में पाए जाते हैं, सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्रोटीन के साथ एसोसिएट होते हैं और उनमें न्यूक्लियस भी होता है। इसमें और प्रोकैरियोट्स में बहुत ही सिंपल टाइप का सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जिसका न्यूक्लियस भी ढंग से वेल डिफाइंड, जिसकी शेप नहीं होती है। लोकेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों में आती है उसे कहते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो लोकेटेड होती है न्यूक्लियोइड रीजन में। न्यूक्लियोइड रीजन मीन्स न्यूक्लियस के बाहर वाला रीजन। अब जो यूकैरियोट्स हैं उनमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लोकेटेड होती है न्यूक्लियस के अंदर और प्रोकैरियोट्स में होती है न्यूक्लियस के जो बाहर वाला रीजन है उसमें। मोड ऑफ डिवीजन्स, अब देख लेते हैं उनमें जो डिवीज़न है वो कैसे होता है। प्रोकैरियोट्स में यूजुअली बाइनरी फ्यूजन होता है जैसे कि बडिंग, लेकिन यूकैरियोट्स में डिफरेंट टाइप की प्रोसेसेस होती हैं डिवीज़न के लिए, जैसे माइटोसिस, मियोसिस और उसके बाद स्पिंडल फॉर्मेशन और स्पिंडल फॉर्मेशन के बाद साइटोकाइनेसिस। कल हम डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स, उनके टाइप्स के साथ। उनके टाइप्स क्या क्या हैं वो है एनिमल सेल और प्लांट सेल। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।